पैदा किया जा रहा है। तो यहाँ बड़ा बयान राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चीन एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है, बावजूद इसके समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। जितनी भी बार वार्ता हुई है वो वार्ता विफल ही रही है और इसी कड़ी में ये बड़ा बयान राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन जो कुछ भी सीमा पर कर रहा है, जैसा भी विवाद चीन की तरफ से पैदा किया जा रहा है, वो एक खास मिशन के तहत किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को भी इसमें लपेटे में लिया है और ये बात कही है कि पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से बॉर्डर पर एक मिशन और षड्यंत्र के तहत ही तनाव पैदा किया जाता रहा है और अब चीन भी यही कर रहा है। दोनों देशों पर उन्होंने निशाना साधा और तमाम तरह के गंभीर बयान भी उन्होंने दिए हैं। वहीं हम आपको ये जानकारी दे दें कि आज 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ। तमाम वो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, विचार रखेंगे। दर्शन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है जी। बिल्कुल। सर, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक मिशन के तहत दोनों जो देश हैं सीमा पर विवाद पैदा कर रहे हैं, सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी जब भी बयान देते हैं बड़ा सोच समझ के, नपातुला और सच्चाई पे बेस्ड उनका बयान होता है। तो ये बयान भी उनका बिल्कुल धरातल से जो सच्चाई है उसके साथ मैच खाता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमें कभी मानना भी नहीं चाहिए कि चाइना को हम अलग से ट्रीट करें और पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, मिलिट्री तौर पे काफी जो हार्डवेयर है वो चाइना उनको पाकिस्तान को देता है। तो ये जो अभी बॉर्डर में एक फ्रंट खुला है लद्दाख में, ये पूरी तरह से पाकिस्तान की सहमति के साथ हुआ है। तो पूरी तरह से एक साजिश है कि भारत को दो फ्रंट पे घेरा जाए और उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारी बातचीत जारी है, 7-8 दौर बातचीत के हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी चाइना बहुत एडमेंट है, क्योंकि वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है जो कि उसके एडवांटेज पे है। इसलिए वो खासकर सिंगापुर के एरिया में बिल्कुल भी टच से मत नहीं हुआ है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि भारत के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो हट जाए और भारत से पूरी तरह से फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए। तो एक तरह से जो वेस्टर्न साइड है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां से प्रेशर रिड्यूस करने की टैक्टिस है, क्योंकि वो आपस में मित्र है। और ये साजिश बिल्कुल सामने है कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है उसका पाकिस्तान को पता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को इस दोनों फ्रंट पे मिलकर लड़ना होगा, ये भारत को जान लेना चाहिए। बिल्कुल दर्शन जी, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, हम अंदरूनी समस्याओं से भी काफी ज्यादा लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा देश दोनों देशों से लड़ने के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है? और जिस तरह से आपने भी बताया कि 7-8 दौर की वार्ता हो चुकी है चीन के साथ, लेकिन वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे में अंतिम विकल्प क्या रह जाता है? देखिए, लड़ाई से तो अभी हम काफी दूर हैं, वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हमें दोनों फ्रंट में लड़ाई का जो है फ्रंट खोल देना चाहिए। पर जो तनाव है दोनों तरफ है और हमें ये गार्ड बना के रखना पड़ेगा। वो इसी मुस्तैदी से जैसे अभी ट्रूप्स बैठे हैं इनको मेंटेन करना होगा, खासकर विंटर में, क्योंकि विंटर में ये इलाके बहुत दुर्गम पहले ही हैं और बहुत ही वहां पे मूवमेंट जो मुश्किल हो जाती है। तो वहां पे रसद पहुंचाना और बाकी सामान पहुंचाना विंटर में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी ऊंची चोटियों को हम जनरली खाली कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वायबल नहीं रहता विंटर में। पर इस बार जैसा कि कारगिल में हमारे साथ धोखा हुआ था, हमने वो चोटियां खाली कर देते थे और वहां पे पाकिस्तानी आगे बैठ गए। तो हम किसी तरह का रिस्क ना ही पाकिस्तान साइड पे ना ही चाइना साइड पे ले सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी अपना जो गार्ड है ढीला नहीं करना चाहिए, मुस्तैदी बनाए रखनी चाहिए और कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे चाइना हिमाकत करे और अपने इरादे और ज्यादा मजबूत करे। और 1 इंच भी अगर हमारी तरफ बढ़ता है तो हमें उसके इरादों को रोकना होगा।
बिल्कुल, और हाल ही में जो वार्ता हुई है भारत और चीन के बीच, वो भी लगभग विफल ही रही और उसके बाद चीन ने अपनी सैनिकों की तैनाती को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। सैनिकों की संख्या बॉर्डर पर ज्यादा बढ़ा दी है। इसे किस तरह से देखें? लगातार इस तरह की हरकतें चीन की तरफ से की जा रही है। एक तरफ वो बातचीत का आईना बनाकर रखता है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। ऐसे में भारत के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस पूरे जो इस समय बना हुआ है माहौल, उससे निपटना? देखिए, माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। चाइना की जो चाल है हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसके एक्शन मैच कर रहे हैं। वो बातचीत आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो जब बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई समझौता होगा नहीं। और अब उसने ये भी देख लिया है कि भारत दबने वाला नहीं है। पहले शायद उसको उम्मीद थी कि भारत ये विंटर में वहीं पे वापस चला जाएगा और वो सफल हो जाएंगे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने का जो उनका इरादा है उसमें वो सफल हो जाएंगे। पर अब उन्होंने देख लिया कि भारत ने तो बल्कि उल्टा वहां पे अपनी तैनाती बढ़ा दी है और 1 इंच भी अपना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब चाइना ने अपनी तरफ से भी वहां ट्रुप्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके ट्रुप्स की अभी संख्या है वो विंटर में इनसफिशिएंट है। अगर भारत कोई ऑफेंसिव एक्शन करता है विंटर में, वहां और फौज इंडक्ट नहीं करी जा सकती शॉर्ट नोटिस पे, तो भारत की निश्चय ही बहुत बड़ी ये सरप्राइज होगा अगर भारत कोई इलाका रेड मार के या छोटा एक्शन करके ले लेता है। इसी को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने विंटर से पहले वहां पे एडिशनल ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि हम कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे चाइना को वो जो पोजीशन जो अभी जिसपे बैठा है वो लूज करनी पड़े। बिल्कुल, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी दर्शन जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए अब अरुणाचल प्रदेश में भी खास तैयारी की जा रही है। किस तरह की ये तैयारी है? देखिए, बॉर्डर सिर्फ एक आइसोलेशन में हम लद्दाख नहीं देख सकते। हमारा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक लगता है। तो चाइना के साथ जब अगर हमारा तनाव है तो वो तनाव अरुणाचल से लेके लद्दाख तक है। तो हम किसी भी सेक्टर को ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहले भी वहां जैसे डोकलाम हुआ या दूसरी वैलीज में, वहां चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है। वहां भी ऐसी इंट्रूजन की कोशिशें हुई हैं, तमाम सेक्टर में भी हुई हैं, सिक्किम में भी हुई हैं। तो हमें वहां पे भी अपनी मुस्तैदी रखनी होगी। तो हम बॉर्डर पे किसी भी जगह पे ढील नहीं दे सकते, क्योंकि चीन के साथ बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है हमारा और हम इस पे बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते। वहां पे हमें अपनी फौजें तुरंत मूव करके रखी है, हमने ऑलरेडी मूव है, और उनको उसी तरह हमें विंटर में रखना पड़ेगा जैसा कि हम लद्दाख में रख रहे हैं। बिल्कुल, और अभी क्या कुछ लग रहा है दर्शन जी, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या अभी भी हम वार्ता के जरिए ही इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है और हम कभी भी अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं करते हैं और ये हमारी खास विशेषता इसे कह लीजिए कि हम ऐसे ही हैं। क्या इसी का फायदा लगातार चीन की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि आखिर में बातचीत से ही कोई मसला हल होगा। युद्ध से मसले बढ़ तो जाते हैं पर सिमटना जो पड़ता है। बिल्कुल दर्शन जी, मैं इसी सवाल के साथ वापस आऊंगी, जवाब मैं पूरा आपसे लूंगी। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी पर हमला हुआ है। किसानों द्वारा ये हमला किया गया है, ये अहम जानकारी इस समय मिल रही है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा अश्विनी शर्मा को घटना स्थल से हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया। अश्विनी शर्मा बीजेपी के पंजाब के प्रधान हैं और उन पर किसानों ने हमला किया है। हमले के बाद बीजेपी ने हाईवे जाम करके रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि साजिश के तौर पर यह हमला किया गया है। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों द्वारा यह हमला किया गया है। ये जानकारी हम आपको दे दें कि केंद्र के द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान इस समय काफी गुस्से में हैं और इसी कड़ी में किसानों ने अश्विनी शर्मा जब वहां से निकल रहे थे तो उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। हालांकि समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया है। वहीं अब इस हमले की घटना के बाद जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि
एक साजिश के तहत ये हमला करवाया गया है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन यहां पर अहम बात और बड़ी खबर यही है कि बीजेपी प्रधान, पंजाब के बीजेपी प्रधान अश्विनी पर हमला हुआ है। किसानों ने यह हमला किया है और इससे ये अंदाजा लगाना सहज है कि किसानों में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। लगातार किसान कृषि कानूनों का विरोध करते रहे हैं और अब विरोध की आंच, या यूं कह लें कि जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने अश्विनी कुमार पर हमला तक कर दिया। अश्विनी शर्मा पर यह हमला किया गया जब वो वहां से जा रहे थे। किसानों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने अश्विनी शर्मा को घटनास्थल से समय पर ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वहीं अश्विनी शर्मा बीजेपी के पंजाब के प्रधान हैं। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वहां के जो स्थानीय नेता हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनमें खासा आक्रोश है। वो लगातार रोष प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है कि हाईवे को तक जाम कर दिया है इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है और साफ आरोप ये लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि ये पूरा हमला साजिश के तहत करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल पर ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये निशाना साधा जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। किसानों के द्वारा ये हमला किया गया है। अहम जानकारी, सुरक्षा कर्मियों द्वारा अश्विनी शर्मा को घटनास्थल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ये बड़ी खबर मिल रही है, होशियारपुर में अश्विनी शर्मा पर किसानों ने हमला किया है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि साजिश के तहत ये हमला करवाया गया है। देखिए, ये जो भी घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब का माहौल खराब करने का एक प्रयास कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया है और जो अभी केंद्र के साथ किसानों की वार्ता होने जा रही है, इससे जो शरारती तत्व थे उनका इशू जो है वो कहीं ना कहीं इससे विचलित है कि केंद्र की और किसानों के बीच में बातचीत क्यों होने जा रही है। इससे समस्याओं का हल हो जाएगा और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया है और हम किसान जत्थेबंदियों से भी ये बेनती करेंगे कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि उनके बीच में जो शरारती तत्व आकर उनकी एजिटेशन को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, उनसे वो भी सचेत रहें। क्या आप ये कहना चाहते हैं अनिल जी कि किसानों के भेष में आकर किसी और ने ये हमला किया है, वो किसान नहीं थे? आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि किसान इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते? नहीं, हमारा ये कहना है कि ये किसानों को देखना है कि वहां पर टोल प्लाजे के ऊपर उनके साथ कौन लोग बैठे हुए थे। उनमें जो शरारती तत्व थे उन्होंने ये जो हमला किया है इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके लिए हम पंजाब सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराते हैं। आप मुझे बताइए कि वहां पर टोल प्लाजे के ऊपर एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर धरना लगा हो वहां पर एक भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहां पे ना हो? ये एक सोची समझी साजिश के तहत उनके ऊपर हमला किया गया है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी? क्योंकि देखिए, सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं और आपका सवाल भी एकदम जायज है कि वहां पर कोई पुलिसकर्मी ना हो, ये कैसे संभव है? तो क्या अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच बीजेपी मांग कर रही है? इसके बारे में हम डिटेल स्टेटमेंट कल देंगे। अभी हमारा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि चलिए, ये तो अश्विनी शर्मा जी वहां से निकल रहे थे, क्या जो वहां पर धरने पर बैठे किसान थे क्या उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई व्यक्ति ना हो? ये कैसे हो सकता है? कहीं भी धरना लगाओ तो 4 पुलिस वाले तो वैसे ही खड़े होते हैं। यानी कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर हाल में बीजेपी को बदनाम किया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं, और कांग्रेस इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। कैसे भी माहौल शांत ना हो, किसान जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के पक्ष में ना जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये वार्ता को विफल करने के लिए शरारती तत्वों द्वारा किसानों के साथ उनके भेष में जो शरारती तत्व हैं वो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमें सभी को सचेत रहने की जरूरत है और हम किसी भी कीमत पर, चाहे पंजाब सरकार जितने मर्जी यत्न कर ले, हम पंजाब का माहौल किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे।
ठीक है सर, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर ये शरारती तत्वों का काम है भी, तो शरारती तत्वों में अपने आप इतनी हिम्मत नहीं आ सकती। किसी ना किसी की शह पर तो ये काम किया ही गया है, तो किस पर ये पूरा शक जा रहा है इस समय? इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की सरकार जिम्मेदार है। ये उसकी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा कर्मी चाहिए। और पंजाब की जनता, अगर किसान पीसफुल एजिटेशन करें उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर वायलेंट होता है मामला तो उससे पंजाब का माहौल खराब होगा। उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जाती है। बिल्कुल, आपकी सारी बातों से मैं एकदम समर्थन कर रही हूँ आपकी बातों का कि वहाँ पर किसानों की सुरक्षा के लिए भी पुलिसकर्मी होने ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे थे सर, पिछले दिनों पंजाब में कैसा माहौल बन गया था, जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तो कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, उन पर अक्सर इस तरह के हमले कर दिए जाते हैं या उन्हें घेर लिया जाता है। और इस समय किसान वर्ग इतना ज्यादा नाखुश है। देखिए, फसलें काटने का समय है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल प्लाजाओं पर उन्होंने अपना इस समय डेरा जमाया हुआ है। तो ऐसे में कई बार किसानों का गुस्सा निकल जाता है और ये स्वाभाविक भी है। हालांकि जो हुआ है वो गलत है, इसकी हम भी निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के भेष में जो शरारती अंसर उनके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक का अपना मत होता है। आप किसी कानून के साथ सहमत होते हैं, किसी कानून के साथ आप सहमत नहीं होते, तो चर्चा का विषय होता है। तो अभी अब केंद्र सरकार ने बुलाया किसानों को। मैं ये मानता हूं कि ये इस वार्ता को डीरेल करने के लिए एक सोची समझी साजिश पंजाब सरकार द्वारा रची गई है। और अभी तो खैर किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं, उन्होंने ये भी फैसला नहीं लिया है कि इस वार्ता में किसको शामिल होना है और किसको नहीं। उससे पहले इतनी बड़ी साजिश रचना, ये वाकई में संभव लग रहा है अनिल जी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी शक्तियां ऐसी लगी हुई हैं जो नहीं चाहती कि किसानों का ये समस्याओं का हल निकले। जिस तरह से दुष्प्रचार करके केंद्रीय कानूनों के खिलाफ एक तरह से पंजाब में माहौल खड़ा किया गया, उसके बाद इस तरह की घटना का होना, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ शरारती तत्व हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इसका कड़ाई से इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। अनिल जी, आप बार बार शरारती तत्वों की बात कर रहे हैं और मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ कि ये शरारती तत्व आप मान रहे हैं ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी की शह मिल रही है, इसलिए पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये देखना पुलिस का काम है। वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहां पर, टोल प्लाजा के ऊपर सीसीटीवी कैमरास हैं, तो वहां पर स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। एक एक लोगों की पहचान की जाएगी। वो आपकी बात भी सही है कि ये पूरा काम पुलिस का है। अभी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और जांच तो की जानी है। सवाल अब यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। पंजाब सरकार लगातार कह रही है कि जो भी माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है उसकी जिम्मेदारी केंद्र की है, क्योंकि केंद्र ने ये काले कानून लागू किए हैं। फिर ऐसा करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देकर बाहर हो जाए, हम संभाल लेंगे उसको। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो वो अपना इस्तीफा दे दें। और सर, कृषि प्रधान राज्य है पंजाब। अगर हम बात सरकार की करें तो सबसे ज्यादा नुकसान भी सरकार को ही हो रहा है, क्योंकि किसान सारा काम छोड़कर इस समय सिर्फ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार तो चाहेगी कि जल्द से जल्द ये मसला जो है वो हल हो जाए और जल्द से जल्द किसान जो है वापस से अपनी खेती बाड़ी के काम में लग जाएं, ताकि राज्य की जो ये अभी जो अर्थव्यवस्था है वो वापस से पटरी पर लौट आए। यहाँ पे केवल और केवल किसानों की एजुटेशन को लेकर राजनीति हो रही है। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए कोई भी यहाँ का राजनीतिक दल जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और हमारा ये मानना है कि किसानों के मन में जो भी भ्रम है, जो भी दुविधा है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, केंद्र में हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और उनके साथ बैठकर उनकी सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा। ठीक है, अभी उनको बुलाया 14 तारीख को, तो उसमें हो जाएगी। ये वार्ता को डीरेल करने के लिए एक कदम हो सकता है।
ठीक है, बिल्कुल अनिल जी, हम उम्मीद करते हैं कि वार्ता के लिए आपने बुलाया है और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकले और किसान जो लगातार परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी भी कम हो और जिस किसने भी अश्विनी शर्मा पर हमला किया है वो भी जल्द से जल्द सामने आए और सजा उसे भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। और आइए अब अपने मुद्दे का रुख करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को यह कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इस विवादित बयान से देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने सोमवार यानी कि आज प्रेस वार्ता कर फारूक के बयान को देशद्रोही करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी के हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पात्रा ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, डरा हुआ है। असल में पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी इनके मन में है, ये बातें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। दूसरे देशों की तारीफ और अपने देश, प्रधानमंत्री और आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन कहां तक सही हैं, ये सब आप भी समझते हैं। देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना क्या एक सांसद को शोभा देता है? और दर्शन सिंह जी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर भी तमाम चर्चा के लिए अब सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दर्शन जी, जो बयान फारूक अब्दुल्ला का सामने आया, देखिए निंदनीय है और वाकई में जिस तरह का तनाव का माहौल चल रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ऐसे माहौल में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? पहले भी उन पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है जो उन्होंने दिया है। मुझे बहुत इस चीज पे अफसोस हुआ एज ए सोल्जर कि वो एक सांसद हैं और भूतपूर्व वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको वहां की सिचुएशन जो भली भांति पता है कि किस तरह से आर्मी वहां पे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, किस तरह से माहौल को काबू में रखा है और किस तरह से आर्मी के लोग शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे। उसके बाद उनका ये बयान देना और ये उम्मीद लगानी कि चाइना उसमें इंटरवीन करेगा, ये बहुत बहुत शर्मनाक है और हमें से अफसोस है। ऐसे लीडरों को हम सारी सहूलतें देते हैं, टैक्स पेयर उनके लिए काम करते हैं, पैसा सब तनख्वाहें देती है सरकार, और उसके बाद अपने ही देश के बारे में इस तरह से जहर उगलना बहुत शर्मनाक बात है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल प्रेशर बनाया जाए मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि हमने क्या बोला है और इसका देश की जनता के ऊपर, देश की सिटीजन के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर क्या असर है और उनको जरूर इसके ऊपर में माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरे निजी विचार हैं कि देखिए जब इस तरह के राजनेता सामने आते हैं तो वाकई में लगता है कि इन्हें नजरबंद ही रहना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी करते हैं इससे माहौल खराब होना स्वाभाविक है। और धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की मिर्ची लगी है इन राजनेताओं को, अब ये बयानबाजी कर रहे हैं और माहौल खराब करने की फिर से शायद कोशिश ही की जा रही है। इसे मैं कोशिश के तौर पर ही देखूंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो पब्लिकली बोलता हूं, इन पे देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, इनकी सारी फैसिलिटीज जो हैं विड्रॉ कर लेनी चाहिए और इनको ना कोई सिक्योरिटी दी जाए। एक दिन भी अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के चलें तो इनको पता लग जाएगा ये कहां स्टैंड करते हैं, किन लोगों के लिए बोल रहे हैं। वो लोग इनको सड़कों पे पकड़ पकड़ के मारेंगे, ऐसा इनका वहां पे इंप्रेशन है, क्योंकि इन्होंने ही वहां पे बर्बादी जो लाई है ये लोग लेके आए हैं। इन्होंने कभी वहां पे अवाम की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आगे लाए, इन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकी हैं और जब ये पावर में नहीं होते जाके लंदन बैठ जाते हैं और फिर वापस आके इस तरह की बातें करते हैं। तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पॉलिटिशियनों पे जो देश के बारे में, आर्मी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। उन पे उनकी सारी फैसिलिटीज विड्रॉ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह की बयानबाजी हमारे देश में होती है इसका अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर चीन और पाकिस्तान? देखिए हमारे देश के राजनेता जो बयानबाजी करते हैं वो वहां के अखबारों में छपता है और वाहवाही लूटी जाती है वहां के देशों की तरफ से, तो ये वाकई में शर्मनाक है। ऐसे में क्या और हम क्या कर सकते हैं या हमारी देश की सरकार क्या कर सकती है कि इस तरह की बयानबाजी को रोका जा सके?
देखिए, जब ऐसा बयान किसी से दिया जाता है किसी नेता के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा टूल देते हैं दूसरे देश को, क्योंकि फिर उन्हीं के बयानों को बार बार पूरा दिन मीडिया पे दोहराया जाता है और नीचे लोकल लैंग्वेज में उनके कैप्शन चलाए जाते हैं कि लोगों को पता लगे। अभी चाइना में भी ऐसे बयान अगर चलाए जाएंगे तो नीचे चाइनीज लैंग्वेज में बताया जाएगा कि भारत के नेता लोग जो हैं, वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सोचते हैं, तो बिल्कुल एक गलत मैसेज जाएगा दूसरे कंट्रीज के लिए और एक प्रोपेगेंडा के लिए बहुत बड़ा उनको हथियार मिल जाता है ऐसे बयान। तो ऐसे बयानों देने वालों को बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो अहम जानकारी दर्शन सिंह जी ने हम तक पहुंचाई, तमाम चर्चा भी उन्होंने हमारे साथ की है। और ये खबर वाकई में, और ये बयान भी बेहद शर्मनाक है जिस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई। उन्होंने कहा कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, इसके मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते कैश वाउचर योजना की घोषणा की। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन देने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किश्तों में इसे जमा करा सकते हैं। बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 4 वर्षों में 4 वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है। एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके और 2 बार अपने घर, जहां पर भी उनका घर है वहां पर जाने का अवसर मिलता है। और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट है और उनको रिम्बर्स, उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण, वो भी 10 दिन का किया जाता है उनकी तनख्वाह और डीए को जोड़कर। और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।